नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और बड़ी खबर है, लंदन में कुछ देर बाद महायुद्ध का फैसला होने वाला है। आज ब्रिटेन से नेटो, यूरोप और रूस की जंग का ऐलान हो सकता है। लंदन में इस वक्त यूक्रेन वॉर पर एक महामंथन चल रहा है। एक बड़ी मीटिंग जारी है जिसमें यूक्रेन के भविष्य और इस जंग का फैसला होगा। यह तय हो जाएगा कि यूक्रेन जंग महायुद्ध में तब्दील होगी या यूक्रेन जंग में अकेले ही आगे बढ़ता रहेगा। आपको बता दें कि इस इमरजेंसी मीटिंग की वजह वॉशिंगटन में हुई ज़ेलेंस्की और ट्रंप की बैठक है, जिसको पूरी दुनिया ने देखा है और अभी भी वो चर्चा का विषय है, जिसमें दोनों के बीच जबरदस्त तकरार देखी गई। और इसी से जुड़ी एक खबर मैं आपको दिखाता हूं। यूरोपियन यूनियन समिट से पहले यूरोप में दरार, यूक्रेन को लेकर बटे यूरोपियन यूनियन देश। स्लोवाकिया, हंगरी, बुल्गारिया और अमेरिका के साथ हैं। स्लोवाकिया, हंगरी और बुल्गारिया अमेरिका के साथ हैं। इटली भी अमेरिका के विरोध के पक्ष में नहीं है। आप देखिए, आप मेलोनी को देख रहे हैं, इटली की पीएम है, पहुंची हुई है ब्रिटेन, लंदन में। उन्होंने वहां कीर स्टारमर ने उनका स्वागत किया। यूरोपियन यूनियन की मीटिंग है, लेकिन उसके बावजूद इटली अमेरिका के विरोध में नहीं है, यह कहा जा रहा है। तो इटली की पीएम की स्टारमर से मुलाकात, देखिए वो मुलाकात की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यूएस और यूरोप में आई दरार पर चर्चा। यूरोप के एकजुट रखना बेहद जरूरी, यह कहा है मेलोनी ने। यूरोप की दरार का मतलब रूस की जीत, यह भी कहा है मेलोनी ने। और देखिए, करीब 1.5 घंटे बाद लंदन में यूरोपियन यूनियन की एक बड़ी बैठक है। रूस के खिलाफ रणनीति पर चर्चा होनी है। ज़ेलेंस्की भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। 1.5 घंटे बाद एक महामंथन शुरू होगा। यूक्रेन जंग पर इस महामंथन में बड़ा फैसला किया जाएगा। यूरोप के जंग में उतरने पर भी फैसला संभव है। तो यूरोपियन यूनियन की बैठक में आखिर किन बातों पर चर्चा होगी, वो कौन से मुद्दे हैं जो इस बैठक के एजेंडा में है, जल्दी से आपको बताते हैं। यूरोपियन यूनियन की बैठक के प्रमुख मुद्दे, यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दी जाए, ये एक बड़ा मुद्दा है। पुतिन के दोबारा हमला नहीं करने की गारंटी भी इस बैठक में, इस पर चर्चा होगी। युद्ध विराम की चर्चा में यूक्रेन को भी जगह मिले। तीसरी बड़ी बात यहां पर इसमें जिस पर चर्चा होनी है, चौथी बड़ी बात, यूरोप जंग में उतरे या फिर बाहर से समर्थन दे। फिर ट्रंप को मनाया जाए या यूरोपियन यूनियन अब अमेरिका की जगह मोर्चा संभाले। ये 5 बातें हैं जिस पर अभी हमको यहां पर देखना है कि कैसे इस लंदन महामंथन में चर्चा होगी, लेकिन इस पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन आज जरा अपर स्टूडियो चलते हैं। लंदन में महामंथन यूरोपियन यूनियन के 14 देश शामिल हैं। देखिए, जरा इस पर बात करते हैं। कौन कौन से 14 देश हैं वो आपको समझने होंगे, क्योंकि ये जो यूरोपियन यूनियन की मीटिंग है, इसमें यूक्रेन का भविष्य बहुत अहम है। यूक्रेन के भविष्य पर बहुत कुछ निर्भर यहां पर करेगा। आपको बताते हैं कि आज लंदन की बैठक में कौन कौन से देश शामिल हैं। लंदन में महामंथन यूरोपियन यूनियन के 14 देश इसमें शामिल हैं। कौन से? यूक्रेन तो है ही, ज़ेलेंस्की तो आ ही रहे हैं। फ्रांस आ रहा है, जर्मनी आ रहा है, स्पेन, डेनमार्क, इटली, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, ये सारे देश आ रहे हैं। पोलैंड, कनाडा, फिनलैंड, स्वीडन, चेक रिपब्लिक और रोमानिया, ये 14 देश इस महामंथन में होंगे। बड़ी बात क्या है, यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला मौजूद रहेंगी। तुर्की के विदेश मंत्री शामिल होंगे। नेटो चीफ रूटे भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर जो है वो इस बैठक को बहुत बड़ा झटका दे सकती है। लंदन की बैठक में रूस के खिलाफ जंग पर मुहर संभव। ज़ेलेंस्की के साथ यूरोप खड़ा होने का ऐलान कर सकता है। तो अगर यूरोप साथ आता है तो क्या यूरोप के सारे देश आएंगे या कुछ देश नहीं आएंगे? ट्रंप से झड़प के बाद यूरोप ज़ेलेंस्की के साथ दिखाई पड़ता है। बिना ट्रंप के अब यूरोप और यूक्रेन एक साथ हैं। ट्रंप ने यूक्रेन की मदद पर रोक लगा दी है। यूरोप क्या करेगा, यूरोप के ये बड़े देश क्या करेंगे, ये बहुत अहम हो जाता है और इसी पर इस बैठक में मंथन होना है। तो लंदन में एक महामंथन होने वाला है, थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। ज़ेलेंस्की पहुंचेंगे, यूरोप के कुछ बड़े देश वहां पर पहुंचेंगे। कुल 14 देशों की बैठक है। यूरोपियन यूनियन की चीफ होंगी, नेटो के चीफ होंगे, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने अब ज़ेलेंस्की और ट्रंप की बहस के बाद यूक्रेन की मदद रोक दी है, यूरोप कहां तक ज़ेलेंस्की की मदद कर पाएगा? क्या वो अमेरिका की भरपाई कर पाएगा? क्या वो ट्रंप के ना होने के बावजूद या अमेरिका के ना होने के बावजूद यूक्रेन को रूस के खिलाफ मदद दे पाएगा उतनी मजबूती से? ये बहुत अहम सवाल है। आइए अब आपको बता देते हैं कि अगर यूरोप और रूस की जंग शुरू होती है तो दोनों की सैन्य ताकत कितनी है। शक्ति की तुलना की जाए तो यूरोप कई मामलों में रूस से पिछड़ता है।
और कई मामलों में आगे भी है। जैसे नियमित सैनिक यूरोपियन यूनियन के पास 14 लाख हैं, तो रूस की नई भर्ती को जोड़ने के बाद उसके पास 15 लाख हैं। यूरोपियन यूनियन के पास रिजर्व सैनिक 17 लाख हैं, तो रूस के पास 25 लाख रिजर्व सैनिक हैं। परमाणु हथियारों के जखीरे में रूस बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस के कुल 450 परमाणु वॉरहेड हैं और वो वॉर रेडी हैं, और रूस के अकेले ही 920 परमाणु वॉरहेड युद्ध के लिए तैयार हैं। ब्रिटेन, फ्रांस के 75 परमाणु हथियार रिजर्व हैं और रूस के पास कुल 7300 परमाणु हथियार हैं। परंपरागत हथियारों में यूरोपियन यूनियन के 28 देश टैंकों के मामले में पीछे हैं, क्योंकि उनके पास 6700 टैंक हैं, तो रूस के पास 15400 टैंक हैं। यूरोपियन यूनियन के पास सैन्य वाहन 48900 हैं, तो रूस के पास 31300 हैं। यूरोपियन यूनियन के पास सेल्फ प्रोपेल्ड गन 2300 हैं, तो रूस इस मामले में 5972 के साथ आगे है। आर्टिलरी में यूरोपियन यूनियन के पास 3500 गन है, तो रूस के पास 4625 हैं। MLRS के मामले में यूरोपियन यूनियन पीछे है, उसके पास 1070 MLRS हैं, तो रूस के पास 3793। वायुसेना के मोर्चे पर यूरोपियन यूनियन आगे है, उसके पास 6751 फाइटर जेट हैं, तो रूस के पास सिर्फ 3100। नौसेना के मामले में भी यूरोपियन यूनियन के पास 61 सबमरीन हैं, जबकि रूस के पास 60 हैं। यूरोपियन यूनियन के पास 21 फ्रिगेट हैं, तो रूस के पास कुल 4 हैं। डेस्ट्रॉयर के मामले में यूरोपियन यूनियन आगे है, जिसके पास 21 हैं और रूस के पास 15। कॉर्वेट्स के मामले में यूरोपियन यूनियन के पास 39 हैं और रूस के पास 81। यूरोपियन यूनियन देशों के पास 4 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और रूस के पास केवल 1। हाइपरसोनिक मिसाइल पावर में रूस कहीं आगे है। यूरोपियन यूनियन देशों के पास एक भी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, जबकि रूस के पास 7 तरह की हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल संजय मेस्टन हैं, एज डिफेंस एक्सपर्ट अचल मल्होत्रा हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट, फॉर्मर एम्बेसडर। मेरे साथ यहाँ पर ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टिन एज अ डिफेंस एनालिस्ट। मेरे साथ प्रोफेसर अमिताभ सिंह हैं, आप विदेश मामलों के जानकार हैं। शिवकांत जी हैं, पूर्व संपादक BBC हिंदी के, और लंदन से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और लंदन में क्योंकि सब कुछ चल रहा है तो उनका यहाँ पर बहुत अहम है और जुड़ना हमारे साथ। पूर्णिमा नाथ हैं, विस्कॉन्सिन से जुड़ रही हैं हमारे साथ, अमेरिका से लाइव इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। जल्दी से मुझे एक चीज बताइए शिव सर, क्योंकि आप लंदन से हैं, तो मुझे आपसे एक जल्दी से पहला कमेंट आपसे लेना है। लंदन क्या अब अमेरिका में जिस तरह से ज़ेलेंस्की और ट्रंप की बहस हुई, अब क्या इस यूक्रेन वॉर का एक बहुत बड़ा एपिसेंटर बन गया है और आज तय हो जाएगा कि यूक्रेन या यूरोप इस वॉर में कितना आगे जा रहे हैं? देखिए, वॉर का एपिसेंटर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, शांति का एपिसेंटर जरूर बन गया है, क्योंकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने इस बैठक के शुरू होने से पहले ही टेलीविजन पे एक बातचीत के दौरान ये कहा था कि उनका उद्देश्य इस बैठक के दौरान सबसे पहले तो युद्ध विराम, और युद्ध विराम के बाद उस युद्ध विराम को पेट्रोल कैसे किया जाएगा, इसकी रूपरेखा बना करके वो रूपरेखा अमेरिका के सामने प्रस्तुत करना है। क्योंकि असली गारंटर जो है, जो भी होगा, उसका अब भी अमेरिका ही है। जब तक अमेरिका की परमाणु शक्ति और अमेरिका की वायु शक्ति, इन दोनों का समर्थन नहीं है नेटो को, तो नेटो या यूरोपियन यूनियन, ये दोनों मिलाकर के आर्थिक सहायता कर सकते हैं, सैनिक सहायता भी कर सकते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो यूक्रेन को युद्ध जितवा दें या यूक्रेन को आगे बढ़वा दें, या कम से कम रूस को खदेड़ दें। रूस को खदेड़ने या रूस को जो है वो बातचीत की टेबल पर लाने का सामर्थ्य केवल अमेरिका के पास है। इसलिए ये जो भी हो रहा है इस वक्त इस सम्मेलन में या आगे जो भी होगा, वो यहाँ तय होकर के अमेरिका के पास ही जाएगा। ठीक है, ट्रंप को इनको मनाना पड़ेगा। और आप जो बात आप कह रहे हैं कि ये दरार नहीं है, दरअसल मतभेद है दोनों के बीच में। और मतभेद ये है कि अमेरिका ये चाहता है, ट्रंप साहब ये चाहते हैं, 3 साल हो गए लड़ाई को, अब इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में का कोई औचित्य नहीं है, इस लड़ाई का युद्ध विराम होना चाहिए। जबकि यूरोप ये चाहता है कि क्योंकि हमला रूस ने किया था, रूस हमलावर है, इसलिए जब तक रूस वो हमला किए हुए क्षेत्रों को छोड़े नहीं या इस तरह का कोई समझौता ना हो, तब तक लड़ाई नहीं रोकी जानी चाहिए, वरना संदेश गलत जाएगा। इस बात पे दोनों में मतभेद है। ठीक है सर, आपने बड़ी अच्छी तरीके से समझाया कि मतभेद किस बात को लेकर है, लेकिन अल्टीमेटली अमेरिका अभी भी बहुत बड़ा प्लेयर है इस पूरी वॉर में, और यही अब देखना है कि अमेरिका को कैसे लेकर आएंगे साथ ये यूरोपीय देश, क्या इसको लेकर कोई पहल होगी। इसी बीच एक बड़ी खबर है, यूरोप में न्यूक्लियर तैनाती के लिए फ्रांस तैयार हो गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का बड़ा बयान
बयान, यूरोप के लिए न्यूक्लियर डिटरेंस पर चर्चा को तैयार, ये कहा है मैक्रों ने। मैक्रों ने जताई यूरोप में रूसी हमले की आशंका, रूस का मोल्दोवा या रोमानिया पर अगला हमला संभव, ये कहा है मैक्रों ने। उधर मैक्रों की अमेरिका को बड़ी वार्निंग, ये भी बड़ी खबर है। यूक्रेन से अलग होना अमेरिकी हित में नहीं है, ये कहा मैक्रों ने। यूक्रेन की सुरक्षा के बिना अमेरिका पर खतरा बढ़ेगा, ये कहते हुए मैक्रों, रूस और चीन के खिलाफ कमजोर होगी सुरक्षा, पुतिन विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं, ये बड़ी बात कही है मैक्रों ने। तो मैक्रों की 5 बड़ी बातें आपको बताते हैं कि आखिर मैक्रों ने जो कहा है उसमें बड़ी बातें क्या हैं, ये आप समझिए। मैक्रों क्या कहते हुए? मैक्रों कहते हुए कि रूस से बचने के लिए न्यूक्लियर हथियार जरूरी हैं। दूसरा, फ्रांस यूरोप में हथियार तैनात करने के लिए तैयार है। तीसरी बड़ी बात, यूक्रेन से अलग होना यूएस के लिए भी खतरनाक है। चौथा, रूस और चीन के खिलाफ सुरक्षा कमजोर होगी। और 5वीं बड़ी बात, पुतिन विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा रहे हैं। तो जल्दी से जनरल मेस्टन मुझे ये बताइए, क्या लंदन में जो आज हो रहा है वो, जैसा कि शिव जी कह रहे हैं, वो केवल और केवल ये कि अमेरिका की बात पर आगे कैसे बढ़ाया जाए और जो बात बिगड़ गई है उसको कैसे संभाला जाए, इसके लिए है, या इस बैठक में युद्ध को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है? और देखिए सारे गौरव, सारे ऑप्शंस हैं। पहला तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि एक तो ये जो रीअप्रोचमेंट बिटवीन यूएस और जेलेंस्की के बीच में वो चाहते हैं, सारे यूरोप भी चाहता है। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये भी है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं मानते और वो अड़ जाते हैं तो फिर क्या? देखिए कई चीज़ें इसमें मेरे को अब जो दिख रही है। पहली बात, प्राइम मिनिस्टर स्टारमेयर मेरे ख्याल अब पूरे यूरोप फ्रंट के बहुत बड़े लीडर बन रहे हैं मैक्रों के साथ, वो यूरोप की यूनिटी के लिए कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, इसमें यूरोप यूनियन के 2 देश नहीं हैं, एक है मतलब सॉरी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, 2 देश जो यूरोपियन यूनियन के एक पार्ट नहीं है, वो है कनाडा, वो भी इस मीटिंग में शामिल है, और टर्की। ये समझना है कनाडा क्यों है, और नॉर्वे भी है। कनाडा की वो जो 51st ये ट्रंप ने घोषणा की है 51st स्टेट होगा, उनके लिए वो खतरा है। नॉर्वे के लिए खतरा है ग्रीनलैंड का, वो भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि यही प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला था मेरे को ग्रीनलैंड का के चाहिए। कई मुद्दे हैं, लेकिन उसमें यह है कि चाइना और रशिया ग्रीनलैंड के इलाके में या आर्कटिक सर्कल के इलाके में पूरा कोलैबोरेशन कर रहा है, और मेरा इन्फ्लुएंस मतलब अमेरिका का इन्फ्लुएंस वहां पर होना चाहिए ग्रीनलैंड में, ना कि रशिया का, ना कि चाइना का। तो जो मैक्रो ने बोला है नहीं, तो उम्मीद क्या दिखती है? यूरोप नहीं, तो मेरे को उम्मीद ये लग रही है जाएगा, आपको लगता है ऐसा? ये मेरे को उम्मीद ये दिख रही है कि एक यूनिटी उभरती हुई नजर आ रही है, और हो सकता है ये एक मैक्रो का स्टेटमेंट को मैं एंडोर्स करता हूं कि एक समय ये आएगा, देखिए ये वर्ल्ड में स्ट्रेटेजिक अलायंसेस थे, रहेंगे। आज यूरोप सॉरी अमेरिका आइसोलेट हो जाएगा। जो बात कही है मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। अमिताभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं पूर्णिमा नाथ के पास जाऊंगा। पूर्णिमा जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप रिपब्लिकन्स के बड़े करीब हैं, ये बताइए रिपब्लिकन्स क्या सोच रहे हैं उस डेबेकल के बाद जो ओवल ऑफिस में हुआ? क्या अभी यूक्रेन में अमेरिका दोबारा आएगा? जो बात हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि विदाउट अमेरिका इट्स वेरी टफ फॉर यूक्रेन टू सर्वाइव दिस वॉर। आपको क्या लगता है अमेरिका में क्या मंथन हो रहा है इसको लेकर जो हो चुका है? क्या सोचा था ऐसा कुछ होगा? देखिए, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, अप्रिशिएट इट। और गेस्ट पैनलिस्ट को भी नमस्ते। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अमेरिका का स्टैंड था, 2 चीज था ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, जो पैसा यहाँ से गया है वहां से रिकूप करना है। सेकेंडली, और रिकूप कैसे करेंगे, वो वहां पे मिनरल रेयर अर्थ की कब्जा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जब यहाँ की अमेरिका की लोग जब वहां पे काम करेंगे, वो कह रहे थे कि बिकॉज ऑफ इट रशिया विल नॉट डेयर टू टारगेट यू। यहाँ से कोई एडिशनल पैसा जाएगा या कि बूट्स ग्राउंड में जाएंगे, ऐसे कोई भी बात में प्रेसिडेंट ट्रंप एग्री भी नहीं किए थे। दैट वाज द स्पेसिफिक डील, ये जो साइन करने वाले थे। लेकिन ऑब्वियसली डिबाकल जो हुआ है, आपको पता ही है, 2 पॉलिटिकल पार्टी की 2 आइडियोलॉजीज है, और प्रेसिडेंट ट्रंप स्पेसिफिकली आपने एक्चुअली गूगल में भी ये ढूंढ सकते हो, ये एग्री किया है कि ये जो वॉर हुआ है, पहले तो ये होना नहीं चाहिए था, सेकंड ऑफ ऑल ये हुआ है। मैं क्या जानने की कोशिश कर रहा हूं पूर्णिमा जी कि अगर यूरोप आज इस महामंथन में इस बात पर एकजुट होता है, इस बात पर अगर एक कंसेंसस बनता है कि अमेरिका को दोबारा लाया जाए,
माइनस अमेरिका, हम वीक हैं रूस के आगे। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां पर ट्रंप दोबारा आएंगे? लेकिन ट्रंप नहीं आएंगे, ट्रंप नहीं आएंगे। जेलेंस्की को आना पड़ेगा। द आइडिया इज विदाउट प्रेसिडेंट ट्रंप इन अमेरिका ये हो आगे बढ़ेगा नहीं, बिकॉज आप नेटो के बजट देखो, उसमें $860 बिलियन अमेरिका से गया है और $8.8 बिलियन सब नॉर्वे से गया है। देयर इज पैरिटी नहीं है, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। अमेरिका का जो डिफेंस बजट है वो $900 बिलियन है, आप कंपेयर करो तो नेटो के बजट के करीब करीब है। ठीक है, वो हम लोग लगातार कर रहे हैं कि नेटो का बजट अमेरिका माइनस अमेरिका विद अमेरिका क्या है क्या नहीं है, वो ठीक है। अमेरिका का सबसे बड़ा चंक है, अमेरिका सबसे बड़ा प्लेयर है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या यूरोप के मनाने पर अमेरिका आएगा? आप कह रहे हैं वो नहीं आएंगे, जेलेंस्की को दोबारा आना पड़ेगा। और उनके थैंक यू वाले ट्वीट भी बड़े वायरल हो रहे हैं, तो लोग समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जेलेंस्की को लग रहा है कि बड़ा पंगा ले लिया है। उस पर भी बात करूंगा मैं, लेकिन देखिए एक बड़ी खबर है, यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया में, शिव सर आ रहा हूं, यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया में रूसी सेना की फायरिंग, वॉर जोन में यूक्रेनी जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। रूस की डेनेपर ब्रिगेड ने यूक्रेनी फोर्स पर हमले को अंजाम दिया है। ये देखिए, वॉर लगातार जारी है और लोग तो अब ये भी आशंका जता रहे हैं कि अब रूस और ज्यादा मजबूती से आएगा इस वॉर में। देखिए एक और बड़ी खबर है, रशियन पैराट्रूपर्स का यूक्रेनी पोस्ट पर अटैक। खरसोन इलाके में यूक्रेनी जवानों पर ड्रोन अटैक किया है कि जैसे ही ट्रंप से यहां पर रिश्ते बिगड़े हैं, यूरोपियन यूनियन यूक्रेन से एकदम पास आया है। यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को आर्थिक मदद का ऐलान किया है। $100 बिलियन देगा यूरोपियन यूनियन, अच्छा खासा पैसा है। हथियारों का नया जखीरा भेजने का ऐलान भी संभव है, यह जानकार बता रहे हैं। बिग वॉल पे आते हैं। बिग वॉल पर जल्दी से आपको रक्षा बजट की बात करें तो रूस की तुलना में यूरोपियन यूनियन पीछे है। कैसे, ये समझाते हैं। आप समझिए, रूस अपनी जीडीपी का 42%, मतलब शायद ही कोई देश होगा जो इतना पैसा अपनी जीडीपी का डाल रहा होगा डिफेंस में। 462 बिलियन डॉलर, यानी इंडियन करेंसी में देखें तो 40,15,000 करोड़ रुपए का है। 1-2 साल पहले ये हमारा यूनियन बजट का साइज हुआ करता था। उधर अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो ये जीडीपी का 12% डालते हैं। हालांकि इनका जो साइज है, अगर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू देखें तो ज्यादा कम नहीं है। ये भी करीब 39,71,000 करोड़ रुपए अपना डिफेंस में यूरोपियन यूनियन डाल रहे हैं, लेकिन वहां इतने सारे देश हैं और ये अकेला है। लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है। अब सवाल यहां पर यह आता है कि क्या यूरोपियन यूनियन अपनी पूरी ताकत रूस को रोकने में लगा देगा? क्या लगता है अमिताभ जी आपको, पूरी ताकत लगा देगा यूरोपियन यूनियन, या यूरोपियन यूनियन यहां पर कोशिश करेगा कि किसी तरह इस बला को टाला जाए, क्योंकि हालात बिगड़ गए? देखिए, पहली चीज, रूस को थ्रेट यूरोप को थ्रेट रूस से पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि एक एक स्टेट्स को आइडेंटिफाई करेगा। फिनलैंड, अगर उसकी सेना देखें कितनी है, 22,000। एस्टोनिया सेना कितनी है, 7,800। लिथुआनिया कितनी सेना है, 22,000। लाटविया 28,000। मोल्दोवा 6,500। तो आप समझ सकते हैं कि जितने बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं यूरोप के जो लगते हैं रूस के साथ, उन सब की संख्या बहुत है और ओवरनाइट उनको ओवररन कर सकता है रूस अगर चाहे तो। लेकिन यूरोप, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि यूरोप पर अटैक करता है रूस, तो यूरोप क्या करेगा? इस समय नेटो डिसबैंड नहीं हुआ है, नेटो अभी भी है। तो नेटो का आर्टिकल 5 यहां पर इंपोज होगा ही, अमेरिका को किसी ना किसी तरह इस शर्त पर आना ही होगा, उससे वो डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन ट्रंप तो नेटो को मानते ही नहीं है। नहीं, नेटो को माने ना माने, अभी तक उन्होंने नेटो तोड़ा नहीं है, इसलिए उसका वायलेशन नहीं। अभी भी जर्मनी में उनके 60,000 सोल्जर्स हैं। अभी भी टर्की में अमेरिका का ये न्यूक्लियर मिसाइल्स तैनात है, जर्मनी में तैनात है अमेरिका का। तो आप समझ सकते हैं कि एक अमेरिकन प्रेजेंस पूरी तरह से यूरोप में मिलिट्री प्रेजेंस है और उसको अब तक वापस नहीं किया गया है। और जिस तरह का व्यापक नौसैनिक बेड़ा, मिलिट्री अड्डे पूरे दुनिया में है, उससे भी अमेरिका ने विड्रॉ नहीं किया है। यहां पर यही लग रहा है कि आने वाले समय में 3-4 साल, 10 साल जो भी है, अगर ट्रंप जैसी पॉलिटिकल स्थिति रही अमेरिका की, तो यूरोप को अपनी सुरक्षा की जिम्मेवारी खुद लेनी हो। और यूरोप का मतलब है, मैं माइनस कर रहा हूं फ्रांस और यूके को, क्योंकि वो अपने आप में सामर्थ्य हैं, अपने आप को टैकल कर देंगे। ठीक है, लेकिन जर्मनी बहुत वल्नरेबल हो जाएगा। देखिए आप जब बात कर रहे हैं, इसी बीच एक बड़ी खबर आई है यूरोपियन यूनियन से जुड़ी हुई। यूक्रेन को आर्थिक मदद पर यूरोपियन यूनियन बैठक में चर्चा हुई है और अभी हम बता रहे थे $100 बिलियन देगा। ये $100 बिलियन देने का प्रस्ताव आया है, हथियार भी अलग से भेजने का प्रस्ताव आया, यानी अभी मुहर लगनी बाकी है। और ये प्रस्ताव यूरोपियन यूनियन में रखने वाले हैं मैक्रोन। तो सवाल यही है कि क्या ये $100 बिलियन जो दे सकता है
यूक्रेन, ये कितनी बड़ी मदद होगी? अम्बेसडर मल्होत्रा, मैं ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टिन आपके पास आता हूं, लेकिन अम्बेसडर मल्होत्रा मुझे ये बताइए, यूरोपियन यूनियन अगर $100 बिलियन देता है, अगर वो यहाँ पर हथियार देता है, तो क्या यूक्रेन के लिए एक ठीक ठाक मदद हो जाएगी अगले कुछ दिनों के लिए सर्वाइव करना इस वॉर को, और तब तक देखेंगे कि अमेरिका क्या करता है? नहीं, देखिए अगले 2-3 दिन में कैसे होगा, या अगले 2-4 महीने में कैसे होगा। आज अनाउंसमेंट होगी, कल प्रोडक्शन शुरू होगी, फिर सप्लाई शुरू होगी, इस बीच में तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि अमेरिका चाहता है शांति, अमेरिका चाहता है कि सीज फायर हो जाए, एंड टू द वॉर। रशिया भी अंदर से यही चाहता है, यूरोप भी अंदर से यही चाहता है। ओके। फर्क सिर्फ ये है कि किन शर्तों पे हो ये। अमेरिका कह रहा है ज़ेलेंस्की को खुले शब्दों में, यू डोंट हैव एनी कार्ड्स, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर जो रशिया ने ले लिया है आपकी ज़मीन, उसके बारे में ज़्यादा शोर नहीं मचाइए और सिक्योरिटीज़ की बात नहीं करिए। यूरोप का ये मानना है कि इस तरह की शर्तों पे अगर ये शांति होती है तो एक बड़ा गलत मैसेज जाएगा यूरोप के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कल को कोई भी खड़ा होके किसी को भी अटैक करेगा और यूज ऑफ फोर्स जो है फिर वो जो है एक नॉर्म बन जाएगा। वो ऑलरेडी बन रहा है। हमने आर्मीनिया और अजरबैजान में देखा, अजरबैजान ने यही किया। 25 साल तक जब नेगोशिएशन होती रही, फ्रांस, अमेरिका और रशिया तीनों मिलकर उसका फैसला नहीं कर पाए नागोर्नो काराबाख, तो अजरबैजान ने अटैक किया, 44 दिन वॉर हुई, सब उसने जमीनें वापस खींच ली। इजराइल यही कर रहा है और रशिया ने भी यही किया। तो ये जो नॉर्म बनता चला जा रहा है ये बहुत खतरनाक है। तो मुझे इस लगता है यूरोप चाहता है कि कोई डील अगर होती है, डील तो होनी ही चाहिए, वरना उनके ऊपर हर तरह से बोझ है। चलिए फिर एक काम करते हैं, अब अगली बात जो हम करेंगे वो इसी पर करेंगे कि यूरोप को सबसे बड़ा खतरा क्या लग रहा है, जो आपने एक बड़ी लकीर यहां पे खींची। लेकिन कुछ खबरों के बाद डोनेस्क में यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स पर ड्रोन अटैक हुआ है, ये जानकारी भी लीजिए। रूसी ड्रोन हमले में यूक्रेनी कमांड पोस्ट में तबाही। लगातार यूक्रेन के एस्टैब्लिशमेंट्स पर, यूक्रेन के हथियारों पर, यूक्रेन की सेना पर हमले की खबरें आ रही हैं। रूसी सेना ने ड्रोन से एक मिलिट्री ट्रक पर अटैक किया है। और यूक्रेन की दोस्ती, ब्रिटेन और यूक्रेन के बीच लोन समझौता हुआ है। पीएम स्टॉर्मर और ज़ेलेंस्की ने डील साइन की है, यूक्रेन को आर्थिक मदद देगा ब्रिटेन। तो देखिए, ब्रिटेन के देश एज यूनियन, माफ कीजिएगा, यूरोप के देश एज यूनियन और बायलैटरल भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मदद की जाए यूक्रेन को। तो ब्रिटेन और यूक्रेन की डील, युद्ध का नया सीन, यानी एक तरफ अमेरिका पीछे हटा, दूसरी तरफ यूरोप के बड़े देश यूक्रेन की मदद के लिए आगे सबसे बड़ी मदद देने वाला है। वो मदद क्या होगी? दोनों के बीच 2.84 ऑलमोस्ट $3 बिलियन की लोन डील, यूक्रेन को हथियार देने के लिए समझौता। अमेरिका को यहां से एक बड़ा संदेश जाएगा। देखिए, पहले दोनों के बीच $2.84 बिलियन की लोन डील होनी है यहां पर, और ये एक बहुत बड़ा हथियार समझौता भी होगा। अमेरिका को संदेश ये जाएगा कि ब्रिटेन हमेशा यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा, रूस के साथ जंग में यूक्रेन की पूरी मदद की जाएगी। कीर स्टारमर ने क्या कहा, ब्रिटिश पीएम, यूक्रेन के साथ लोन डील सच्ची और न्यायपूर्ण। वैसे ये अमेरिका भी कहता था, युद्ध शुरू करने वाले को कीमत चुकानी होगी, यह कहा है कीर स्टारमर ने। लेकिन इसी बीच बैठक से पहले स्टारमर का बीबीसी को इंटरव्यू दिया है यहां पर कीर स्टारमर ने। अब बड़ी बात क्या कही है वो आपको बताते हैं। बैठक से पहले उन्होंने इंटरव्यू पे कहा कि युद्ध विराम पर भी चर्चा होगी, यानी जो हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस बैठक में भी युद्ध विराम पर चर्चा होगी। यूके, फ्रांस और यूक्रेन मिलकर प्लान बनाएंगे। बड़ी बात यह है कि जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, युद्ध विराम तो सब चाहते हैं, लेकिन शर्तें भी सब अपनी चाहते हैं, और यही सबसे बड़ी बात है कि शर्तें यूक्रेन की इच्छा पर तय होगी, यह कहा स्टार्मर ने बीबीसी को अपने इंटरव्यू में। ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टिन साहब, क्या शर्तें हो सकती हैं? कौन सा बीच का रास्ता हो सकता है जो पुतिन को भी समझ में आ जाए, जो ट्रंप को भी समझ में आ जाए, जो ज़ेलेंस्की और यूरोप को भी समझ में आ जाए? ज़ेलेंस्की को एक बात समझ में नहीं आ रही है गौरव, वो ये है कि यूरोपियन यूनियन जो है यूक्रेन को एक कवच की तरह इस्तेमाल कर रहा है। आप अगर देखते हैं, पहले यूरोप को, यूक्रेन को मार झेलना होगा, उसके बाद फिर यूरोपियन यूनियन या पोलैंड या उनके नंबर आएंगे। तो ये आर्थिक मदद, इस बैठक के बाद हम देखेंगे आर्थिक मदद ये करते रहेंगे, और पहला हमला जो है यूक्रेन झेलता रहेगा बिल्कुल एक कवच की तरह, और कवच पे हमला और कवच टूटता जा रहा है। हम देख रहे हैं रशिया का जो फैलाव है
कैप्चर जोन जो है बिल्कुल वाइल्ड फायर की तरह फैलता जा रहा है यूक्रेन में। आज सुमी गिरने वाला है या सुमी के अधिकांश इलाके गिर चुके हैं। हम स्क्रीन पर देख रहे हैं वर्टिकल एनवेलपमेंट जिसको कहते हैं, एयरबोर्न ट्रूप्स जाकर के ज़ैपोरिज़िया में कैप्चर हो चुका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र जो है यूक्रेन का गिरता जा रहा है। इसका ये मतलब है इनकी कवच वीक होती जा रही है और ये सबसे पहले इस वीकनिंग कवच को रोकना चाहेंगे। उसको रोकने का एक ही तरीका है गौरव, और वो है शांति वार्ता। ओके। आज अगर आप इस फायर को नहीं बट बुझाएंगे, जेलेंस्की कह रहे हैं कि भाई शांति वार्ता आप रूस के शर्तों पर क्यों कर रहे हैं, हमारा भी तो उससे होना चाहिए। क्या जेलेंस्की इस हालत में कोई नेगोशिएशन पावर रखते हैं टेबल पर? नहीं, इसमें देखिए टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ कहते हैं अंग्रेजी में। जितने लोग आएंगे उतने ही मत आएंगे, उतने ही अलग अलग मत आएंगे, और कभी एक मत हो करके यूरोपियन यूनियन किसी भी एक चीज में नहीं चला है। अगर चला है तो उसमें बहुत समय लगा है। तो आज ये डिसाइड किया जाएगा, आज का एकमात्र बिंदु ये रहेगा कि कितना पैसा दिया जाए इस कवच को जिसका नाम है यूक्रेन, और किस तरह से यूरोपियन यूनियन अपने आप को बचा ले। मतलब आप कह रहे हैं कि यूरोप केवल इस बात पर मंथन करेगा कि जो मिसाइल है वो यूक्रेन तक रह जाए, हम तक ना आए, और उसके लिए कितना पैसा हमें देना है वो हम इस पर देखेंगे। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, मैं इस पर आगे बात करूंगा। लेकिन देखिए एक बड़ी खबर है, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका में दरार के बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। अमेरिकी पनडुब्बियों को ऑयल नहीं देगा नॉर्वे। देखिए यूरोप भी लगातार कुछ ना कुछ कर रहा है। नॉर्वे की कंपनियों ने ऑयल देने से इनकार कर दिया अमेरिकी पनडुब्बियों को। जेलेंस्की के साथ ट्रंप के व्यवहार से नाराजगी। और देखिए ये देखिए मैक्रो आ गए यहां पर मीटिंग के लिए। लगातार वर्ल्ड लीडर्स आ रहे हैं, यूरोपियन लीडर्स आ रहे हैं। ये देखिए 10 डाउनिंग स्ट्रीट जहां पर सबका स्वागत कर रहे थे कीर स्टारमर, वो देखिए एक बार फिर से वहां पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पहुंचे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। हालांकि इमैनुअल मैक्रों का भी वो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने ट्रंप को बीच में टोका था और बताया था कि सबसे ज्यादा पैसे तो हमने दिए हैं वहां पर यूक्रेन को। और उसके बाद जेलेंस्की के साथ जो हुआ उसको दुनिया ने देखा। लेकिन अब ये लीडर्स जब यहाँ पहुंचे हैं जो कहीं ना कहीं ट्रंप के व्यवहार से आहत हैं, वो यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे, कौन सी बात पर मंथन करेंगे, कैसे समझाएंगे जेलेंस्की को या किस पर बात करेंगे, ये हम बात करेंगे। लेकिन देखिए बैठक से पहले स्टॉर्मर का बड़ा बयान आया है, बाल्टिक देशों के हितों से समझौता नहीं होगा। तो धीरे धीरे नेटो अपना यहां पर एजेंडा क्लियर करता हुआ, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया अहम सहयोगी हैं, इनके हितों से कोई समझौता नहीं होगा, ये स्टॉर्मर ने कह दिया है। मैं एक चीज मुझे बताइए शिव जी, आप लंदन में बैठे हैं, क्या मतलब देखिए सर, जब पॉलिटिक्स होती है तो पॉलिटिक्स में हर एंगल से बात की जाती है। क्या ये एक सुनहरा मौका है स्टॉर्मर के लिए भी अपने आप को वर्ल्ड लीडर्स की लीग में शामिल करने का, कि अगर वो इस महामंथन से कोई ऐसी डील क्रैक कर लेते हैं या कोई ऐसा मुद्दा यहां पर ले आते हैं जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे कि मतभेद है, वो मतभेद सुलझ जाता है, तो स्टॉर्मर का भी कद बहुत बढ़ जाएगा। तो क्या ये भी बहुत अहम है आज? नहीं, बिल्कुल, वो तो अपने आप को चर्चिल की तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। चर्चिल बने ही हुए हैं एक तरह से कि अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं तो उनका कद जो है, उनकी तुलना चर्चिल से की जाएगी। आप कुछ देर पहले पूछ रहे थे कि जो जेलेंस्की हैं उनके पास कौन सा तुरुप का पत्ता है या उनके पास कौन सा समाधान है या नहीं है। मुझे लगता है जेलेंस्की इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ी अड़चन, जेलेंस्की और ट्रंप के बीच 2019 से बड़ी भारी कड़वाहट चली आ रही है और उसी की वजह से ट्रंप को महाभियोग, इम्पीचमेंट झेलना पड़ा था। ट्रंप उसको भूले नहीं है, इसलिए जेलेंस्की को भेजना ही नहीं चाहिए था। जेलेंस्की को भेज करके बड़ी बारी भूल की है। तो अगर जेलेंस्की, और इसकी संभावना पूरी है, अगर जेलेंस्की की जगह यूक्रेन किसी और को नेता बना देता है तो आधी समस्याएं तो वैसे ही हल हो जाएंगी। ट्रंप भी खुश हो जाएंगे, पुतिन भी जेलेंस्की से बात नहीं करना चाहते, वो भी खुश हो जाएंगे। सर फिर तो आप बड़ी बात कह रहे हैं, फिर तो बात कही जा रही कि जेलेंस्की को हटाया जा सकता है गद्दी से, तो ट्रंप यही चाहते हैं क्या? मतलब बलि का बकरा वो बनेंगे, आज नहीं तो कल उनको बनना है। लेकिन ये है कि ये शांति वार्ता पटरी पे नहीं आएगी जब तक जेलेंस्की हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त। तो जेलेंस्की तो जब तक वॉर है तब तक जेलेंस्की है या जेलेंस्की नहीं है? अचल सर क्या लगता है आपको, क्या वॉर के बीच में भी जेलेंस्की जा सकते हैं इस एपिसोड के बाद? नहीं, जेलेंस्की वो टेक्निकली तो ये है कि जब तक वॉर है तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इलेक्शंस नहीं हो सकते। लेकिन जेलेंस्की ने बीच में एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए इतना ज़रूर कहा था कि मैं रिज़ाइन करने के लिए तैयार हूँ अगर यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटीज मिल जाती हैं और ठीक ठाक शर्तों पे
ये युद्ध वार्ता होती है और ये संधि होती है, जो भी होता है, तो अगर कोई ऐसा पता नहीं कितना सीरियस ज़ेलेंस्की थे, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि ज़ेलेंस्की ही एक इकलौता फैक्टर है जो इस चीज को आगे बढ़ने से रोक रहा है। लेकिन ये सर, ये बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि जब ज़ेलेंस्की निकले थे, पूर्णिमा नाथ जी, अच्छा देखिए, एक मैं ब्रेकिंग दे दूं फिर आपके पास आता हूं। थोड़ी देर बाद लंदन की में यूरोपियन यूनियन की बैठक है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों वहां पर पहुंच चुके हैं बैठक के लिए, इटली की पीएम मेलोनी पहुंच चुकी हैं, यूरोपियन यूनियन सदस्य देशों के नेताओं का लगातार वहां पर पहुंचना जारी है, तमाम वर्ल्ड लीडर्स वहां पर पहुंच रहे हैं, यूरोप के बड़े देशों के जो स्टेट हेड्स हैं वहां पर पहुंच रहे हैं, और थोड़ी देर में यूक्रेन वॉर पर एक बहुत बड़ी मीटिंग यूरोपियन यूनियन की होने वाली है ब्रिटेन में। ये तस्वीर इमैनुअल मैक्रों के वहां पहुंचने की। लेकिन जल्दी से पूर्णिमा नाथ, एक रिएक्शन, क्या ज़ेलेंस्की के जाने के बाद जो वो गर्मा गर्म बहस हुई, उसके जाने के बाद जो लिंडसे ने कहा था कि यूक्रेन को किसी और को भेजना चाहिए, क्या अमेरिका इस बात को कंसीडर कर रहा है? क्या अमेरिका या ट्रंप प्रशासन इस बात को लेकर भी मंथन कर रहा है कि अब ज़ेलेंस्की को हटाओ यहां से, कोई और हो जो यूक्रेन संभाले और वो बात करे? There is a possibility, कोई भी ऑप्शन अभी टेबल से हटा नहीं जा सकता। द आइडिया इज दैट यहाँ पे जो हुआ है, और अपने ऑफिस के, अपने टॉप ऑफिस की एक बेइज्जती हुई है, दैट वाज द नैरेटिव प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है, तो ये लाइटली तो नहीं लिया जाएगा ऑब्वियसली। और लिंडसे ग्रैहाम ने क्या कहा कि वो इनके साथ बातें नहीं कर सकते, ना बिजनेस कर सकते। उन्होंने कहा किसी और को भेजो बिजनेस करने के लिए और ज़ेलेंस्की को रिजाइन करने के लिए। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। क्या पता, आई मीन यू ऑलरेडी नो, आई मीन खुफिया एजेंसी यहाँ नहीं, लेकिन यूरोप क्या चाहेगा, मैं ये जानना चाहता हूं अमिताभ जी, यूरोप क्या चाहेगा? यूरोप चाहेगा बीच वॉर में ज़ेलेंस्की जाए, क्योंकि यूरोप ज़ेलेंस्की को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है उस एपिसोड के बाद से। देखिए, इस समय यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के अलावा कोई नेता सिविलियन वहां मौजूद नहीं है। एक वलेरी जालूसनी है जो इस समय यूके के एम्बेसडर हैं यूक्रेन के, उनका नाम चल रहा है, वो बहुत पॉपुलर भी हैं, लेकिन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड उनको होना चाहिए। ऐसे में किसी को बीच में लाके खड़ा कर देना डेमोक्रेसी के अलावा, इलेक्शंस के अलावा पॉसिबल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये सारा प्रकरण जो है उसके सबसे बड़े जिम्मेवार ज़ेलेंस्की खुद हैं। उन्होंने इस वॉर की घोषणा की और वो इस वॉर में गए हैं, जिसको बाद में यूएसए या यूरोप ने बाद में सपोर्ट किया है। यह भी सही है कि ज़ेलेंस्की ने उस समय स्टेटमेंटशिप दिखाई होती तो शायद आज इस स्थिति में नहीं होते, लेकिन जो हुआ सो हुआ। इस समय ज़ेलेंस्की ही उनके नेता हैं। नहीं, लेकिन मैं जल्दी से, क्योंकि मैं सबसे इस पर कमेंट ले रहा हूं, जनरल मिस्टर एक छोटा सा कमेंट आपका, फिर मैं जाऊंगा एक बड़ी खबर दिखाने के लिए। आपको क्या लगता है, क्या ज़ेलेंस्की रहेंगे या नहीं रहेंगे इस एपिसोड के बाद? और देखिए, मेरे को लगता है ज़ेलेंस्की रहेंगे। इसका कारण यह है कि जब से ये लड़ाई शुरू हुई है, 3 साल हो गए हैं, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जहां से पावर एमिनेट होता है, और उनकी मिलिट्री उनके साथ खड़ी है। उन्होंने अपने देश को एक करके, और इसीलिए 3 साल तक ये सेना खड़ी हुई है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के अंडर। दूसरा, ये जब लड़ाई शुरू हुई थी, सब एनालिस्ट ने बोला था 3-4 हफ्ते में पूरा कीव कैप्चर हो जाएगा और रशिया का पूरा कैप्चर हो जाएगा यूक्रेन में। बिल्कुल नहीं हुआ। आज सिर्फ तकरीबन इस पर बाद में जाएंगे। आपको क्या लगता है, ज़ेलेंस्की रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे या नहीं? नहीं, मेरे को नहीं लगता वो जाएंगे, क्योंकि आपको नहीं लगता वो जाएंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ग्रुप कैप्टन विनोद अगस्त ने एक छोटा सा कमेंट आपका भी, रहेंगे तो क्यों, नहीं रहेंगे तो क्यों, जल्दी से। देखिए, एक और नाम उभर के आ रहा है, उसका नाम है ओलेक्जेंडर डुबिन्स्की। हाँ। वो इनका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो इनके इम्पीचमेंट पे सवाल उठा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है, हो सकता है ज़ेलेंस्की लंदन छोड़े ही ना, कीव पहुंचे ही ना। क्या बात कर रहे हैं? ये भी एक बात चल रहा है। ओके। तो आगे जाकर के क्या होगा, ये आज आंकलन लगाना मुश्किल है। ये आपने बड़ी बात कह दी। लेकिन देखिए, इसी बीच जर्मनी की विदेश मंत्री का बड़ा बयान आया है। जर्मनी को रूस के खिलाफ तैयार रहने की जरूरत है। ये यूरोप क्या फीलर्स दे रहा है, आप समझिए। यूरोप में मीटिंग, यूरोप के मंत्रियों का, यूरोप के पॉलिटिशियंस के ये बयान, वो कह रही है जर्मनी के विदेश मंत्री की जर्मनी को रूस के खिलाफ तैयार रहने की जरूरत है। एनालेना बेयरबॉक ने कहा, रूस के खिलाफ अभी बड़े एक्शन की जरूरत है। यूरोप को जर्मनी में नई सरकार का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जर्मनी बड़ा देश है यूरोप का। जर्मनी में फ्रेडरिक मर्ज के नेतृत्व में नई सरकार शपथ लेने वाली है। इसका क्या असर होगा, आइए ये भी समझते हैं। ऐसी संभावना है कि जर्मनी में नई सरकार बनने से यूक्रेन को फायदा होगा। कई मोर्चों पर जर्मनी का अमेरिका से अलग रुख है। फ्रेडरिक मर्ज अमेरिका के खिलाफ बोलते आए हैं। सही मायनों में अमेरिका से आजादी का वादा वो उन्होंने किया हुआ
हुआ है। पश्चिमी देशों के एकजुट रहने के पक्षधर हैं फ्रेडरिक, यानी चाहते हैं कि यूरोप एक साथ रहे। यूरोप की अमेरिका पर निर्भरता के वो कट्टर विरोधी हैं। ट्रंप के टैरिफ वाले रवैये ने यूरोप की दूरी और अमेरिका से बढ़ाई है। तो फ्रेडरिक मर जाएंगे तो यूरोप का एक और बड़ा देश यूक्रेन के और ज्यादा समर्थन में आ जाएगा। लेकिन इसी बीच जर्मनी के अगले संभावित चांसलर फ्रेडरिक मंज ने जेलेंस्की के समर्थन में क्या कहा है, यह भी आप जान लीजिए। प्रिय वोलोडिमिर जेलेंस्की, हम अच्छे और मुश्किल समय में यूक्रेन के साथ खड़े हैं। हमें इस भयानक युद्ध में कभी हमलावर और पीड़ित को लेकर भ्रमित नहीं होना चाहिए। फ्रेडरिक मर्ज, अगले संभावित चांसलर जर्मनी। अब सवाल यही है कि फ्रेडरिक मर्ज ये कहते हुए कि हमें पता है कि कौन हमला कर रहा है कौन नहीं, यूरोप ये कह रहा है, पूरा यूरोप ये कह रहा है कि शिवकांत जी कि हमें पता है कि किसने हमला किया है, हमें पता है कौन विक्टिम है। लेकिन ट्रंप उस बात को नकार रहे हैं या ट्रंप के पास कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए वो जेलेंस्की को मजबूर कर रहे हैं कि जहां हो, जिस हालत में हो, वहीं पर अभी शांति विराम करो, युद्ध विराम करो, शांति वार्ता करो। शिवकांत जी, आवाज आ रही है आप तक? हाँ, बीच में कट गया था। लेकिन देखिए, ट्रंप को मालूम है कि अल्टीमेटली जो परमाणु शक्ति है वो ट्रंप के पास है, जो हवाई कवर है वो ट्रंप के पास है, और ये जितने भी नेटो के हथियार हैं उनको चलाने के लिए नेविगेशन और सैटेलाइट टोही पना जो है वो भी अमेरिका के पास है। तो ये सब उनको देना पड़ेगा। वो पिछले 3 साल से भरते आए हैं, इसको भरते भरते तंग आ गए हैं। उनका कहना साफ है कि किसी न किसी तरह से आप युद्ध विराम कीजिए, क्योंकि ये लड़ाई कहीं नहीं जा रही। क्योंकि जब तक रूस के पास, जब तक पुतिन के पास इतना बड़ा परमाणु जखीरा है, आप उसको परमाणु लड़ाई किए बगैर वापस नहीं कर सकते, खदेड़ नहीं सकते। और परमाणु लड़ाई करने के लिए लोकतांत्रिक देशों में जनादेश नहीं है। कल को अगर परमाणु लड़ाई की नौबत आ जाती है तो अमेरिका को अपनी पब्लिक को तैयार करना मुश्किल हो जाएगा और यूरोप को सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन असल में जो हकीकत है उसको पहचानना चाहिए। और हकीकत यह है कि पहली बार पूरे इतिहास में जो 5 परमानेंट पावर थी यूनाइटेड नेशंस की, उनमें से एक जो परमाणु शक्ति भी है उसने दूसरे देश को फिर यहाँ पर सवाल ये आएगा शिवकांत जी, चाहिए था। शिवकांत जी, सवाल यहां पर यह आएगा, मैं आपके पास आता हूं पूर्णिमा नाथ। वो अमेरिका ही था ना जिसने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया यूक्रेन को। यूक्रेन के पास अपनी पावर थी कहां? वो तो चींटी और हाथी की लड़ाई थी। वो यूरोप ही था ना जिसने यूक्रेन को सपोर्ट किया था। आज 3 साल बाद जब 20 से 25% हिस्से पर रशिया ने कब्जा कर लिया, तब आप उनसे कह रहे हैं कि भाई अब अपना देश छोड़ दो, अब हम तुमको मदद नहीं दे पाएंगे। तो ये तो विडंबना है ना, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। फिर पूर्णिमा जी, आपने देखिए, अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए। हाँ। आर्थिक प्रतिबंध कामयाब नहीं हुए, और आर्थिक प्रतिबंध, अमेरिका ये सोच रहा था कि आर्थिक प्रतिबंधों से बात बन जाएगी और जो है वो पुतिन खस्ता हालत में हो जाएंगे, रूस की इकोनॉमी का दिवालिया निकल जाएगा और वो मजबूर हो जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं। अब जब ऐसा हुआ नहीं तो और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। ठीक है पूर्णिमा जी, आपका क्या टेक है इस पर? इसमें स्पेसिफिकली ये जानना, और ये व्हाई डिड द वॉर इवन स्टार्ट, ये डिफेंसिव मैकेनिज्म था और रशिया के लिए। ये जो बात है ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद एक्सेप्ट किया है, इस वीडियो ऑनलाइन मौजूद है। ये इट्स नॉट एनी मोर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो रशिया ने इन्वेड किया है। इन्वेड करने का कारण था बिकॉज अमेरिका ने पैसा भेजा भी, बट देयर इज अ डिफरेंस। ये लेफ्ट ओरिएंटेड पॉलिटिकल पार्टीज अलाइंड विद युद्ध, ये डीप स्टेट कहा जाता है, वो वॉर मॉन्गर्स कहा जाता है। और प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके जो कोर बेस है उनको ये वी आर फ्रस्ट्रेटेड दैट यहाँ से पैसा कहीं और जा रहा है। उन्होंने स्पेसिफिक ये कहा है कि हमें जो पैसा भेजा गया है, हमने जो पैसा भेजा है उसको हम लोग रिकूप करेंगे, और रिकूप ऐसे करेंगे, मिनरल डील से करेंगे, वहां पे हमारे ही लोग काम करेंगे, खुदाई करेंगे तो अमेरिकन खुदाई करेंगे। ट्रंप मींस बिजनेस, और अगर बिजनेस नहीं है तो कोई अमेरिका की मदद नहीं है, यही कह रही है ना आप। ट्रंप का मतलब बिजनेस। ट्रंप यूरोप में, यूक्रेन में बिजनेस ढूंढ रहे हैं, और वो ढूंढ रहे हैं कि इस वॉर में अमेरिका ने जितना पैसा दिया है उसकी रिकवरी कैसे हो, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि रेयर अर्थ मिनरल डील करो। जेलेंस्की से कह रहे हैं अमेरिका के साथ। मैं आता हूं इस पर अपने एक्सपर्ट से बात करूंगा। आप प्लीज अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं आता हूं।
कर लीजिए पूरी बात ये अपनी। ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि इवन फॉर ट्रम्प, इवन फॉर अमेरिका एज ए होल, फॉर फॉरेन पॉलिसी, आपको कहीं भी जगह देख लो, इवन ग्रीनलैंड को देखो, वो जगह में भी मिनरल रिसोर्सेज है, और अफगानिस्तान, पाकिस्तान है, सब जगह में देखो मिनरल रिसोर्सेज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैम I'll request you to hold because एक बड़ी खबर आ रही है और अभी आ रही है। यूक्रेन में रूस का बड़ा ड्रोन हमला, यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहरों में धमाके, कीव को भी टारगेट किया गया। ये अभी खबर आई है। यहाँ पर रूस में क्या चल रहा होगा? क्या पुतिन अब ये चाह रहे होंगे कि और तेज हमला करो, और अगर चाह रहे होंगे तो क्यों चाह रहे होंगे, जैसे ये अभी खबर आई है? देखिए, रूस की अभी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है। पहली बात तो आज की तारीख में रूस के लिए टोटली विन विन सिचुएशन है। इससे अच्छी उनके लिए बात हो ही नहीं सकती है। नाटो कोलैप्स तकरीबन हो रहा है जिस प्रकार चल रहा है। सबसे बड़ा उनका जो समर्थन अमेरिका करता था वो अभी थोड़ा अलग स्थल पड़ गया है। तो कहने का मतलब, और कई स्टेटमेंट्स है, जैसे हंगरी प्राइम मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट है, वो थोड़ा अलग से हटके है, इटालियन का भी है। तो डिवाइड तो है नाटो के अंदर, और रूस आज पूरी ताकत लगाएगा। आपको अमिताभ जी लगता है कि रूस अब और कोशिश करेगा कि और ज्यादा से ज्यादा जमीन हथियार यूक्रेन की, और प्रेशर बनाए नेटो पर, और प्रेशर बनाए यूरोप पर? देखिए, रूस के लिए इस समय बिजनेस एज यूजुअल है। रूस जो कर रहा था, जो पहले भी करता आ रहा है, वो करता रहेगा। और रूस को इस समय फील्ड पर कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है, और वो ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी कैप्चर कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, इंच से, मीटर से, किलोमीटर से वो आगे बढ़ता ही रहेगा। अब यूरोप और अमेरिका के लड़ाई में रूस को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन रही बात आपने जर्मनी की, 1 मिनट में अगर लूंगा, जर्मनी को इस युद्ध में यूरोप ने फंसाया है। अगर आपको याद होगा गौरव, आप और हम 3 साल से इस युद्ध को कवर कर रहे हैं TV9 के द्वारा, आपने देखा होगा कि जर्मनी ने जब स्टार्ट किया था उसने कहा वो बुलेट प्रूफ हेलमेट देगा यूक्रेनियन सोल्जर्स को जी, और अब तक वो लेपर्ड टैंक्स भी दे रहा है। जर्मनी को सबसे बड़ा घाटा हुआ, और उसके साथ यह भी कहा जा सकता है कि अमेरिका ने जर्मन इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए नॉर्ड स्ट्रीम 2 को बंद करवाया जब वो शुरू होने वाला था। तो जर्मनी इससे सबसे आहत है। जिस तरह जापान को खत्म किया अमेरिका ने, जब देखा कि वो बहुत पावरफुल होते जा रहा है इकोनॉमिकली, जर्मनी देखिए एक बड़ी खबर आ गई। आप जब नेटो की बात कर रहे थे, जर्मनी की बात कर रहे थे, आप पूरी करिएगा अपनी बात, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है अमेरिका से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, और जिस शख्स के हवाले से आ रही है वो बहुत पावरफुल है। नेटो से अलग हो सकता है अमेरिका, क्योंकि मस्क ने नेटो से अलग होने का समर्थन किया है। एलोन मस्क ने यूएन से भी अलग होने की वकालत की है। तो नेटो से अलग हो सकता है अमेरिका। मस्क ने इसका समर्थन किया है और कहा है कि यूएन से भी अमेरिका अलग हो जाए। और यहां पर हमारे एक्सपर्ट कुछ मुस्कुरा रहे हैं। क्यों भाई अजल सर, चेहरे पे स्माइल दिख रही है आपके? पहले अमिताभ जी की बात पूरी हो जाए। मैं ये कह रहा था कि अब ट्रंप और मस्क दोनों टेम्परामेंटल है। ये दोनों एक दूसरे से कब अलग हो जाएंगे कोई नहीं जानता है। तो यूएन और नेटो छोड़ दीजिए आप। ओके। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि मस्क कितने दिन तक हावी रह सकते हैं एज अ नॉन रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है अचल सर। गौरव, मेरा हाइपोथेसिस है, जिस तरह मिखाइल गोर्बाचोव इंस्ट्रूमेंटल थे सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो नेटो के डिसइंटीग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल बने। आने वाले वक्त में इतिहास में उनका नाम इस तरह से जाए। और यूएन, आपको लगता है कि ये वाकई फिजिबल है कि ट्रंप नेटो से अलग कर लें खुद को? देखिए, बात कहाँ तक पड़ती है, यूरोप का क्या रिएक्शन रहता है, यूरोप कॉन्सिलेटरी अप्रोच रखता है अमेरिका की तरफ, या फिर ट्रंप को गाड़ियाँ लगाता है, ये क्या करता है, बहुत कुछ उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये मैसेजिंग हो सकती है एलन मस्क की तरफ से। एलन मस्क की बात को इतना सीरियसली हमें लेना नहीं चाहिए। नहीं, मैं एलन मस्क की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ट्रंप की बात कर रहा हूँ। ट्रंप मुश्किल, नेटो यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, अगर आपको वर्ल्ड लीडर रहना है तो कुछ तो सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती है। और वो जो बार बार कहते हैं कि अमेरिका ही क्यों खर्चा करे, वो इसलिए करे कि अमेरिका लीडर है। अमेरिका अगर लीडर है तो उसको अपने हाथ जो है उसके पॉकेट्स भी थोड़े डीप करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं लीडरशिप कॉस्ट जो है आपको पे करनी पड़ती है। नहीं, तो मैं इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टिन आपसे लेना चाहता हूं। माइनस अमेरिका, क्या नेटो की कोई ताकत बचेगी या नेटो का कोई भविष्य दिखता है आपको? फिर तो वो यूरोपियन यूनियन है ही। देखिए, अभी न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच चल रहा है और हम देख रहे हैं जहां मौका मिलता है वो लोग चौका मारते हैं। और मौका आप दे रहे हैं पुतिन को, और पुतिन लगातार चौके पे चौका, चक्के पे चक्का मारे जा रहे हैं। आपको नेटो बिखरता हुआ नजर आ रहा है।
आपके जेलेंस्की आपके यूक्रेन से बाहर हैं और चारों तरफ से अभी हमने वो चलाया ड्रोन अटैक, कीव तक पहुंच गया है। तो इसमें आप देखते हैं एडवांटेज पुतिन है, लेकिन अब घुमा फिरा करके ये बात जरूर आती है जब ट्रंप अपने इलेक्शन के दौरान अपने लोगों से, अपने जो कोर बेस है, जैसे मैम कह रही हैं, ठीक है, कोर बेस को उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था कि मैं आपके जो टैक्सेस हैं वो काटूंगा। उसको काटने का एकमात्र रास्ता ये है, और $900 बिलियन आप अपने डिफेंस पे लगाते हैं और 900 बिलियन आप नेटो पे लगाते हैं, तो वो 900 बिलियन अगर 400 या 200 भी कर देंगे, उतना टैक्स जो है आप लोगों से काट सकते हैं। देखिए ये जो सारी लड़ाई जो है, इसका पैसा कौन दे रहा है? अमेरिकन पब्लिक दे रही है ना, और कौन दे रहा है? और कहीं और से तो नहीं आ रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि वो अपने इलेक्शन के वादे पे खरे उतरे और जल्दी से भाई अमेरिका इज अमेरिका बिकॉज अमेरिका है ही सुपर पावर। अमेरिका के बारे में तो अमेरिका केवल अमेरिका की बात थोड़ी ना करता है, वो तो दुनिया की बात करता है, जैसा कि अभी अचल जी कह रहे थे। फिर अगर नेटो में आप नहीं रहेंगे, नेटो का जो क्लॉज 4 और 5 है, फिर आप उसको नहीं मानेंगे, तो फिर कोई आपके पास आएगा क्यों? फिर आपस में बिजनेस करेंगे वो। अमेरिका के पास कोई क्यों आएगा? वही तो आएगा क्योंकि अमेरिका के पास वो इकबाल है अमेरिका का दुनिया में कि हम कुछ भी करेंगे, अमेरिका हमारा दोस्त है, हमारी मदद करेगा। इसीलिए तो ट्रंप कह रहे थे somebody who is fighting a war far away, why should I fight his war? या कोई और दूर दराज इलाका में अपना लड़ाई लड़ रहा है, हाँ। मैं उस लड़ाई में अपनी चोंच क्यों घुसाऊं? ये सवाल इन्होंने साफ ये तो बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट होगा अमेरिका की पॉलिसी में। इसी बीच देखिए, क्योंकि अमेरिका हर जगह चोंच लड़ाता है, एक बड़ी खबर आ रही है, लंदन के बाद बेल्जियम में होगी यूरोपियन यूनियन की बैठक। बड़ी खबर है, 6 मार्च को ब्रसल्स में यूरोपियन यूनियन की बैठक होगी और बैठक में यूक्रेन को लेकर चर्चा होगी। तो लंदन के बाद एक और शेड्यूल आ गया है यूरोपियन यूनियन की बैठक का। बस 4 दिन बाद 6 मार्च को ब्रसल्स में, जहां नेटो का हेडक्वार्टर भी है, वहां पर अब चर्चा होगी यूक्रेन को लेकर। तो यूरोपियन यूनियन एक बार फिर बैठेगा यूक्रेन को लेकर चर्चा करने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, रूसी हमलों से थर्रा गया है यूक्रेन का पोर्ट सिटी सुमी। सुमी में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। रूस ने यह हमला किया है, रूसी ड्रोन पर यूक्रेन का हमला। यूक्रेनी स्नाइपर ने रूसी ड्रोन को मार गिराया। चासिव यार में भी रूसी पोस्ट पर फायरिंग की गई है। रूस ने कुर्स्क सीमा पर तैनात किया है अपना एयरक्राफ्ट। पंसिर S-1 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी तैनात किया है। यूक्रेनी हमलों से बचने के लिए पंसिर को तैनात किया गया है। लेकिन अब देखिए 6 तारीख का भी एक शेड्यूल आ गया यहां पर, यानी यूरोपियन यूनियन जल्दबाजी में नहीं है शिवकांत जी। वो अभी और इसको तफसील से इस पर डिस्कस करना चाहते हैं और चाहते हैं कि थोड़ी गर्मी शांत हो, थोड़ा ठंड आए इस गर्मी में। तो देखते हैं अमेरिका की तरफ से क्या कुछ आता है। या आपको लगता है कि ये टाइम बाय इसलिए किया जा रहा है कि बैक चैनल कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन अमेरिका को और ट्रंप को मनाने की कोशिश कर रहा होगा? नहीं, यही नहीं, इसके साथ साथ जो यूरोपियन यूनियन है उसके बीच में भी तो मतभेद है ना। अभी आप कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे, जैसे सर्बिया है, हंगरी है, जी स्लोवाकिया है। नेटो को और यूरोप को अपने आप को भी एकजुट रखना है और अमेरिका के साथ जो दरार पैदा हुई है या जो मतभेद पैदा हुए हैं उनको भी दूर करने की, उनको पाटने की कोशिश करनी है। कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे कि साहब ट्रंप जो है वो छोड़ के चले जाएं। देखिए, एलोन मस्क को ट्रंप ने इसलिए रखा हुआ है और इसीलिए उनको कोई ऑफिशियल पद नहीं दिया गया है ताकि वो बात खुद नहीं कह सकते राष्ट्रपति होते हुए, ऐसी बातें एलोन मस्क से कहलवा देते हैं। तो एक तरह से बार्किंग डॉग है। इसलिए बहुत ज्यादा जो है वो इस तरह की बातों में कि यूएन छोड़ देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमका कर देंगे, इस पे बहुत ज्यादा गंभीरता से ये सब लेने की जरूरत नहीं है। वो केवल उनकी स्ट्रेटेजी ये है कि केओस फैलाओ, और जब आपको लक्ष्य हासिल होता नहीं दिखाई देता है तो धुंध फैलाई जाती है और उस धुंध को फैला करके लक्ष्य हासिल किया जाता है। तो वो लोगों को चकराने के लिए ये सब इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अल्टीमेटली उनका लक्ष्य ये है कि युद्ध विराम का उनका जो लक्ष्य है उस युद्ध विराम की ठीक है युद्ध विराम लक्ष्य है। लेकिन पूर्णिमा जी, अमेरिका युद्ध विराम किस शर्त पे चाहता है? जल्दी से चाहता है वो जेलेंस्की के से हो उसमें 10 सेकेंड। अभी at this point of time Trump is very clear it has to stop and अमेरिका को मिनरल्स डील दिया जाए। सो इफ अमेरिकन पीपल आर वर्किंग देयर, रशिया वहां पे अटैक नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इनफैक्ट आप सभी हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया, हमारे दर्शकों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां पर एक बात बहुत क्लियर है कि ये वॉर बहुत नाजुक मोड़ पर आ चुकी है और उससे भी ज्यादा नेटो इस वक्त बहुत नाजुक मोड़ पर खड़ा है। देखना है ट्रंप क्या करते हैं, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ये सब मिलकर क्या यूक्रेन का भविष्य तय करते हैं।